आज व्यू 360 में आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की तरफ से इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का केस, कौन से पहलू अहम हैं और अदालती कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। हॉलैंड के शहर द हेग में कायम आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की तरफ से इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के इल्ज़ामात के तहत दाखिल किए गए मुकदमे की समाअत का आज दूसरा रोज़ है। जनूबी अफ्रीका ने मुकदमे की सुनवाई के आगाज़ पर ही ये मुतालबा किया कि इसराइल गज़ा पर बमबारी को फ़ौरन रोके, क्योंकि अब तक इसराइली बमबारी के नतीजे में 23,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। जनूबी अफ्रीका की वकील अदीला हासिम ने अदालत को नस्ल कुशी के इन इक़दामात की एक फ़हरिस्त पेश की जो उनके मुताबिक इसराइल ने गज़ा में किए, जिनमें पहला कदम गज़ा में फ़लस्तीनियों को बड़े पैमाने पर हलाक करना है। उन्होंने इज्तिमाई कब्रों की तस्वीरें दिखाईं और कहा कि बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। नस्ल कुशी का दूसरा इक़दाम उनके मुताबिक शदीद जिस्मानी और जहनी चोटें हैं जो फ़लस्तीनियों को पहुँची, और ये जनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 2B की खिलाफ वर्जी है। जनूबी अफ्रीका की एक और वकील ने कहा कि इसराइल की सियासी और फ़ौजी क़यादत और हुकूमती ओहदेदारों की तरफ से गज़ा पर जंग के दौरान मुसलसल ऐसे इल्ज़ामात आते रहे जिनमें वो गज़ा में होने वाली तबाही और हलाकतों का जवाज़ पेश करते रहे। जनूबी अफ्रीका ने यह दरख्वास्त भी की है कि अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत इसराइल को उनके मुताबिक मज़ीद जराइम का इर्तिकाब करने से रोकने के लिए फ़ौरी इक़दामात करे। इसके जवाब में इसराइल ने दूसरे रोज़ की सुनवाई में कहा कि जनूबी अफ्रीका आलमी अदालत में सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन पहले एक ताज़ा तरीन खबर पर बात करते हैं, जहां अमरीकी और बरतानवी जंगी तैयारों, बहरी जहाज़ों और आबदोज़ों ने बहेरा अहमर में तजारती जहाज़ों पर हमलों के जवाब में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में रात भर यमन में हमले किए, जिससे गज़ा में इसराइल की जंग से शुरू होने वाला इलाकाई तनाज़ा अब खित्ते के एक और मुल्क तक पहुँच गया है। ऐनी शाहिदीन ने यमन भर में धमाकों की तस्दीक करते हुए कहा कि इन हमलों में सना के हवाई अड्डे से मुत्तसिल एक फ़ौजी अड्डे, ताइज़ हवाई अड्डे के करीब एक फ़ौजी मकाम, हदीदा में हौसी बहरी अड्डे और हज्जा में फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि टारगेटेड हमले एक वाज़ेह पैगाम है कि अमेरिका और उसके शराकतदार अपने एहलकारों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही दुश्मन अनासर को नेविगेशन की आज़ादी को मुतासिर करने की इजाज़त देंगे। जबकि हौसियों ने कहा है कि उनके 5 जंगजू 73 फ़िज़ाई हमलों में मारे गए और कहा कि इन हमलों का बदला लिया जाएगा और बहरी जहाज़ों पर वो अपने हमले जारी रखेंगे, जिसका मकसद उनके मुताबिक इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों की हिमायत करना है। इन हमलों के बारे में मज़ीद बात करने के लिए अब चलते हैं यरूशलेम, जहां से सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। हरिंदर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। इन हमलों के बाद जंग के मज़ीद फैलने के ख़दशात यकीनन मज़ीद बढ़ गए हैं। इसराइल और फ़लस्तीनी अथॉरिटी समेत ख़ित्ते के दीगर मुल्कों की तरफ से क्या रद्द अमल आ रहा है इन हमलों पर? देखिए, इन हमलों को लेकर के जहाँ तक अरब दुनिया के ज़्यादातर जो ममालिक हैं, वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं उनकी ओर से कहा जा रहा है। बहरीन सिर्फ़ एक ऐसा मुल्क है जो कि मल्टीनेशनल फ़ोर्स जो बनाया गया है अमेरिका के तरफ से, और उसमें कई सारे मगरब मुल्क जो शामिल हैं, वो उसमें हिस्सा ले रहा है। लेकिन दरअसल देखें तो जितने भी यहाँ पर खित्ते में जितने भी मुल्क हैं, सभी पर इसका बुरा असर पड़ना है। सभी की जो मईशियत है उस पर उसका बुरा असर पड़ना है, ख़ास करके मिस्र। तो ऐसे में उनके इंटरेस्ट में है कि ये जो जंग है ये ना फैले, ये कुछ ही जगहों तक महदूद रहे, और इसको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा किसी की तरफ से बयान नहीं आ रहा है। लेकिन इसराइल जो है उस पर भी हमले हुसी तहरीक ने किए हैं, और इसराइल की तरफ से ये कहा गया है कि उस पर जो भी हमले होंगे उसकी वो जवाबी कार्रवाई करेगा। इसराइल के जनूबी शहर एलात पर जो है कई रॉकेट पहले हूथियों ने दागे थे, जिसको उसने इंटरसेप्ट किया है इसराइल के एंटी मिसाइल सिस्टम ने, और उसके बाद लेकिन कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। और ये एक टैक्टिकल मूव भी हो सकता है, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता है, और या फिर उसके जो मगरबी मुल्क जो उसकी हिमायत कर रहे हैं, खास करके अमेरिका, वो नहीं चाहता है कि इसराइल जो है उस खित्ते के उस हिस्से में जो है जंग में जो है हिस्सा ले, और उससे वो दूरी बनाए रखे। और उसको अभी तक जो है अमेरिका और उसके बाकी जो मगरबी जो पार्टनर्स हैं,
वही उस जंग में जो है अभी तक शरीक हुए हैं। जैसे हमने अभी बात भी की कि हौसियों के लीडर ने कहा कि न सिर्फ ये कि इन जो हमले हैं इनका जवाब दिया जाएगा, बल्कि वो ऐसे एसेट्स पर हमले जारी रखेंगे जो इसराइल की मदद कर रहे हैं। तो इसराइल में क्या कोई मज़ीद ख़दशा है कि अब इन हमलों के बाद हौसी बागियों की तरफ से इसराइल को डायरेक्टली टारगेट किया जा सकता है? जैसे आपने ज़िक्र किया कि पहले ऐसा हुआ है, लेकिन क्या इन खदशात में इजाफा हुआ है कि हौसी इस जंग में अब बराह रास्त मुलव्वस हो सकते हैं? देखिए, इजरायली एहलकारों का मानना है कि ईरान जो है वो दरअसल सारे फैसले ले रहा है, और चाहे हौसी तहरीक हो या फिर हिजबुल्लाह हो या हमास हो या ज़्यादातर इस तरह के जो भी मुल्क या जितने जो भी तंजीमें इसराइल के खिलाफ अभी जंग लड़ रही हैं, वो सभी जो हैं वो ईरान के डायरेक्शन में जो है वो जंग को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में अगर ईरान चाहेगा तो हौसी तहरीक जो है वो भी इस जंग में और बड़े तौर पर जो है वो कूद पड़ सकता है। लेकिन अभी तक ऐसे जो है यहाँ पर खदशात बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, और ये भी मानना है कि मगरबी मुल्क जिस तरह से मल्टीनेशनल टास्क फोर्स वहाँ पर लगा करके और हौसी हमलों को के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, उससे इन्हें यहाँ पर इसराइली एहलकारों का मानना है कि वो कामयाब होंगे उन्हें उनके हमलों को नाकाम करने में। राइट। और अब थोड़ी सी बात हो जाए आलमी अदालत इंसाफ में जो इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम का केस है जनूबी अफ्रीका की तरफ से, उसकी समाअत का आज दूसरा दिन है। इसराइल में इस केस के बारे में क्या बात की जा रही है, क्योंकि इसराइली सियासी और फ़ौजी क़यादत को इस केस में बराह रास्त नामज़द किया गया है? जी, बिल्कुल। अभी कुछ मिनट पहले यहाँ पर वज़ारत ख़ारजा जो हैं इसराइल कात्स, उनका बयान आया और उन्होंने कहा है कि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से इस केस को दर्ज किया है, उसमें उसका डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरा मयार जो है वो नज़र आता है। और उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल मुनाफ़िकत जो है ज़ाहिर किया है साउथ अफ्रीका ने, जिस तरह से उसने हकीकत को, जो ज़मीनी हकीकत है, उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया है, और ऐसे रहनुमाओं के बयानात का इस्तेमाल किया है जिनका कि जंग से मुतालिक फ़ैसलों में कोई अहम किरदार नहीं है। और यहाँ पर उनका ये भी कहना, उनका ही नहीं, और बल्कि कल मैं गुज़िस्ता रोज़ मैं वज़ारत ख़ारजा के कई एहलकारों से भी मैंने बात की, मैं उनसे मिला, और उन सभी का ये कहना था कि यहाँ पर इसराइल में जो भी फ़ैसले लिए जाते हैं उसका एक तरीका है, एक तौर तरीका के तहत होता है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी रहनुमा ने कोई बयान दे दिया तो उसका उस पर कोई ख़ास असर पड़ता हो। सभी रहनुमाओं के बयान जो हैं वो मुतासिर नहीं होते इस तरह के फ़ैसलों में, जो कि डिसाइसिव फ़ैसले होते हैं। तो ऐसे में इनका ये लगातार ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि साउथ अफ्रीका का जो केस है वो बड़ा कमज़ोर है, राइट। और इनको पूरा यकीन भी है कि जिस तरह से इन्होंने अपने को डिफेंड किया है उसमें वो अपने कामयाब होंगे। हालाँकि खदशात इस तरह के भी हैं कि इसराइल पर हो सकता है कि जो अदालत है वो इसराइल पर जो है इस तरह के फ़ैसले करे जिससे कि इसराइल का जो अभी जंग जिस तरह से आगे बढ़ा रहा है उस जी, पर उस पर बुरा कुछ असर पड़ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया हरिंदर, आप हमें स्काइप के ज़रिए जॉइन कर रहे थे और आपने बात की कि इसराइल में इस केस के हवाले से क्या बातचीत हो रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ आलमी अदालत से रुजू करने पर कानूनी माहिरीन इस मुकदमे के मुख्तलिफ पहलुओं पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका की वकला की टीम को मशावरत फराहम करने वाले आयरलैंड के एक माहिर समझते हैं कि आलमी बरादरी नस्ल कुशी के वाक़यात को रोकने में बार बार नाकाम हुई है, जबकि फ़लस्तीनी शहरी कहते हैं कि उन्हें इंसान समझा जाना चाहिए। The international community has repeatedly failed. बैनुल-अक़वामी बरादरी बारहा नाकाम रही है। ये रवांडा, बॉस्निया और रोहिंग्या अफराद के सिलसिले में नाकाम रही, जिसकी वजह से इस अदालत ने कार्रवाई की थी। वो फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कशी के संगीन खतरे की इब्तदाई निशानियों को नजरअंदाज करके एक बार फिर नाकाम हो गई, जिसकी निशानदही बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने गुज़िश्ता साल 19 अक्टूबर से कर दी थी। इसराइल के हुकूमती और फौजी हुक्काम की तरफ से नस्ल कशी के खुले आम, गैर इंसानी और मुसलसल बयानिए की इसराइली फौज की ज़मीनी कार्रवाइयों से मुमासिलत होने के
के बावजूद भी आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम के लिए नाकाम रही। हमारे फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और टीवी स्क्रीन्स पर फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ नस्लकशी की हौलनाकियाँ बराह रास्त नशर होने के बावजूद तारीख की वो पहली नस्लकशी जहाँ मुतासिरीन अब तक मायूसी के आलम में अपनी तबाही को बराह रास्त नशर कर रहे हैं, इस नाकाम उम्मीद पर कि शायद दुनिया कुछ करेगी। हमें एक हल की ज़रूरत है। हम तमाम ममालिक से अपने लिए कोई हल तलाश करने के लिए कह रहे हैं। वो हमारी तरह महसूस क्यों नहीं करते? क्या हम इंसान नहीं? हर रोज़ दसियों लोग मर रहे हैं। मेरी माँ, मेरी भांजी और उनकी बेटियाँ मर गईं। उनका घर गिर गया। 55 लोग मारे गए। हमारी बस हो चुकी है। हमें ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। मुल्क सिर्फ तमाशाई क्यों बने हैं? और अमरीका हमारे खिलाफ इसराइल की मदद क्यों कर रहा है? हथियारों से उनका साथ दे रहा है क्यों? ये उनके बगैर मुमकिन नहीं था। हमें मदद की ज़रूरत है। हमें उनमें से किसी एक की मदद चाहिए। दी हेग में अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत में नस्ल कुशी के बारे में जारी मुकदमे की समाअत से एक रोज़ पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात के मौके पर इसराइली सदर ने अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों का दिफा करते हुए इस मुकदमे को मज़ाक़ खेज़ करार दिया। यरूशलेम के दौरे के दौरान जर्मन वज़ीर ने भी इसराइल पर नस्ल कुशी के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। दरअसल हमारा दुश्मन हमास है। उनके मकासद में इसराइल को तबाह करना और फना करना शामिल है, जो यहूदियों की वाहिद कौमी रियासत है। हम बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में मौजूद होंगे और आलमी इंसानी कवानीन के तहत अपने सबसे मौरूसी हक को इस्तेमाल करते हुए फ़ख्र के साथ अपना दिफा पेश करेंगे। मेरी ज़ाती और सियासी राय ये है कि आप गज़ा की पट्टी में इसराइली फ़ौज को बहुत सख्त होने पर तनकीद का निशाना बना सकते हैं, लेकिन ये नस्ल कुशी नहीं है। वो जो नस्ल कुशी करेंगे या करना चाहेंगे वो हमास है। उनका एजेंडा इसराइल की रियासत का ख़ात्मा है। इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि फ्रॉम द रिवर टू द सी नारे का मतलब ये नहीं कि यहूदियों को कश्ती के ज़रिए इसराइल से निकल जाना चाहिए, बल्कि ये उनके मुकम्मल खात्मे का ख्वाब है। आलमी तनाज़ात या जंगों में ऐसे कौन से वाक़यात होते हैं जो नस्ल कुशी के ज़मरे में आते हैं? 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नस्ल कुशी को एक आलमी जुर्म करार दिया गया, मगर नस्ल कुशी क्या है और ऐसे वाक़यात का तयन कौन करता है और ये कैसे साबित किया जाता है कि कोई फ़रीक नस्ल कुशी का मुर्तकिब हुआ है? हमारी साथी आयज़ा इरफान ने ऐसे ही सवालात का जवाब देने के लिए कुछ अरसा पहले ये एक्सप्लेनर तैयार किया था। आइए देखते हैं। ये नस्ल कुशी या जेनोसाइड होती क्या है और ये लेबल लग जाने से क्या होता है, आइए जानते हैं। दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी की जानिब से यहूदियों पर होने वाले मजालिम के बाद एक पोलिश वकील राफेल लेम्किन ने यूनानी ज़ुबान से माखूज लफ्ज़ जेनोसाइड का इस्तेमाल शुरू किया और इसे आलमी जुर्म करार देने की कोशिशें शुरू की। 1946 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पहली बार इसे आलमी जुर्म करार दिया गया और फिर 1948 में होने वाले जेनोसाइड कन्वेंशन में नस्ल कुशी की एक बाकायदा तारीफ इख्तियार की गई, जिसके मुताबिक ऐसे तमाम जराइम जिनका मकसद किसी एक फ़िरके, नस्ल, कौम या मजहबी बरादरी को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह करना हो, नस्ल कुशी करार दिए जाते हैं। ये जुर्म इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आलमी अदालत इंसाफ के दायरे इख्तियार में आता है। ये इंतहाई नौयत का जंगी जुर्म है, लेकिन इसे साबित करना खासा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए ना सिर्फ ये साबित करना होता है कि किसी एक गिरोह को निशाना बनाया गया, बल्कि ये भी कि ऐसा जानबूझकर, सोच समझकर, इरादतन किया गया। अब तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नस्ल कुशी के 3 बड़े मुकदमात सुने हैं। 70 की दहाई में कंबोडिया के खमैर रूज के हाथों अक़लियती चाम और वियतनामियों के कत्लेआम का मुकदमा, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 17 लाख लोग हलाक हुए। 1996 में रुआंडा में तुत्सियों के बड़े पैमाने पर कत्लेआम का मुकदमा, जिसमें 8 लाख लोग मारे गए। और 1995 में बोस्निया के इलाके स्रेब्रेनित्सा में तकरीबन 8000 मुसलमानों के कत्लेआम का मुकदमा। इन मुकदमात में जुर्म साबित होने पर बहुत से लोगों को सजाएं भी सुनाई गईं। अमूमन इन मुकदमात का फैसला आने में कई साल लग जाते हैं। 1990 की दिहाई से लेकर अब तक अमेरिका 7 मुख्तलिफ मुकामात पर होने वाले कत्लेआम और मजालिम को नस्ल कुशी करार दे चुका है। इनमें बोस्निया, रुआंडा, इराक, सूडान का दारफूर सूबा, दौलत इस्लामिया की जानिब से यजीदियों का कत्लेआम, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन और चीन में वीगर मुसलमानों के साथ होने वाला सलूक शामिल है।
لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ کسی ملک یا گروپ کو نسل کشی کا مرتکب قرار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ اس کے خلاف کوئی سخت اقدامات کرنے کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ اعلان بڑی حد تک علامتی ہے، لیکن اس سے ظلم کرنے والے گروپ یا حکومت پر اخلاقی دباؤ ڈالنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ حقیقت بجا کہ عالمی نظام قوانین کی بنیاد پر چلتا ہے اور عدالتیں ثبوت مانگتی ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ظلم اور استحصال کا شکار بے گناہ لوگ انصاف کے لیے عالمی اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کے کیس اور اس کے نتیجے میں اگر عالمی عدالت انصاف فیصلہ اسرائیل کے خلاف کرتی ہے تو اس کا اسرائیل پر کیا اثر پڑے گا، یہ جاننے کے لیے اسد اللہ خالد نے سیاٹل یونیورسٹی کے پروفیسر طیب محمود سے بات کی۔ پہلے تو سمجھنے کی بات ہے کہ فیصلے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ جسے انٹرم میجر کہا جاتا ہے کہ وہ فوری طور پہ کہیں کہ جو بھی آپ اقدام لے رہے ہیں وہ روک دیے جائیں جب تک کہ ہم پورا کیس نہ سنیں اور اس کا فیصلہ کریں، تو یہ تو چند دنوں میں یا ایک آدھ ہفتے میں ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پورا کیس سنا جائے گا، اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے، کئی دفعہ سال لگ جاتے ہیں۔ اب رہا آپ کا سوال، تو یہ چونکہ ایک عدالت ہے، اس کے پاس کوئی اپنی میکینزم تو نہیں ہے کہ وہ اس کو انفورس کرے، لیکن چونکہ عدالت کا یہ اقوام متحدہ کا حصہ ہے تو پھر انفورسمنٹ جو ہے وہ سلامتی کونسل، یونائٹڈ نیشنز کی سلامتی کونسل پہ چلی جاتی ہے، اور اس صورت میں جیسے آپ کو پتہ ہے سلامتی کونسل میں 5 ملکوں کے پاس ویٹو پاور بھی ہے، تو یہ کہنا پھر مشکل ہے کہ آیا اس پہ عمل درآمد کروایا جائے گا کہ نہیں۔ تو یہ تو رہا جو ٹیکنیکل بات، لیکن یہ ہے کہ اس کے ایسی عدالتوں کے اور خاص طور پہ آئی سی جی کے فیصلے کے ایک ویسے بھی رائے عامہ پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ چاہے اگر آپ فرض کیجئے کہ اسرائیل کے خلاف فیصلہ آتا ہے اور سلامتی کونسل میں کوئی ملک ویٹو کر دیتا ہے انفورسمنٹ، تو اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ فرق پڑے گا کہ سفارتی لیول پہ اور عام رائے عامہ کے لیول پہ، اور جیسے کہ اب جدید جب کانفلکٹ ہوتے ہیں تو اس میں رائے عامہ کا بڑا دخل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا پھر اثر پڑتا ہے قومی پالیسیز کے اوپر۔ تو اثر ضرور پڑے گا، اس کی مقدار اثر کی کیا ہے وہ تو اس پہ منحصر ہے کہ فیصلہ کیا آئے، اور آیا جو سلامتی کونسل ہے اس میں اتفاق رائے ہو کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کروایا جائے۔ تو نسل کشی کے جو معاملات ہیں عالمی عدالت انصاف کے دائرہ کار میں کیا ہے اس حوالے سے، اور خاص طور پہ جب آپ نے میکنزم کا جو حوالہ دیا تو اس فیصلے کا میکنزم ہوتا کیا ہے، اگر ہم سمجھا سکیں، اور ان فیصلوں کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں تک یہ رہا کہ ان کے پاس اس معاملے پہ فیصلہ دینے کی اتھارٹی ہے کہ نہیں، تو اس کا منبع جو ہے وہ جینوسائیڈ کنونشن کہلاتا ہے، جو ایک عالمی معاہدہ ہے۔ 1948 میں یہ شروع ہوا تھا اور 1951 میں انفورس ہو گیا تھا۔ دونوں ساؤتھ افریقہ اور اسرائیل اس معاہدے کا حصہ ہیں، اور اس معاہدے میں جو ہے نسل کشی کی کو ایک تو بیان کیا گیا ہے کہ کیا چیزیں نسل کشی شمار ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ ممانعت ہے نسل کشی کرنے کی، اور تیسرا یہ اہم کہ سب جو ممبر ہیں اس کنونشن کے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو اقدام وہ اٹھا سکیں اس کو روکنے کے لیے، اور اسی کے تحت ساؤتھ افریقہ جو ہے عدالت میں گیا ہے۔ تو کیا عالمی عدالت انصاف کے جو ججز ہیں، کیونکہ وہ مختلف ملکوں سے آتے ہیں، تو ان کے ملکوں کی خارجہ پالیسی کا کوئی اثر پڑتا ہے ان پہ؟ آئی سی جے میں چونکہ ایک وہ بین الاقوامی لیول پہ چیز ہے، اور جو 15 ججز ہیں وہ مختلف ملکوں سے ہیں، تو جو ٹریک ریکارڈ پہ اگر ہم جائیں تو جی ہاں ضرور اثر پڑتا ہے کہ کس ملک سے ججز ہیں، لیکن یہ کوئی لازم بھی نہیں ہے۔ لوگ کردار
के लोग भी होते हैं, इंटेग्रिटी के लोग भी होते हैं। तो अगर हम पिछले 50-70 साल की तारीख देखें तो दोनों ही चीज़ें हुई हैं। एक कि कई दफ़ा जो जजेस के फैसले बहुत ज़्यादा मुताबिकत रखते हैं जिस मुल्क से वो उनका ताल्लुक हो, लेकिन ऐसे फैसले भी आए हैं जिसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये देखना होगा कि इस सूरत में क्या नतीजा निकलता है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं हमास का जो 7 अक्टूबर का हमला है और उसके बाद उनके पास कुछ यरगमाली हैं, तो उसके हवाले से चूंकि वो जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी समझा जाता है, क्या आलमी अदालत इंसाफ इस सिलसिले में हमास के खिलाफ या हमास को भी जिम्मेदार ठहरा सकती है? हमास बजाते खुद तो कोई पार्टी नहीं है इस मुकदमे में, लेकिन चूंकि उनका जैसे आपने जिक्र किया 7 अक्टूबर का वगैरह, तो उसका जिक्र तो ज़रूर होगा। उसको शायद अगर मिसाल के तौर पे इसराइल के हक में फैसला आता है तो ज़रूर उसके ऊपर कोई बात की जाएगी, लेकिन चूंकि वो फरीक नहीं है तो उसको इस तरह मुर्द इल्ज़ाम तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसका जिक्र ज़रूर होगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे यूगोस्लाविया के हवाले से, बोस्निया सर्बिया के हवाले से, रवांडा के हवाले से जब ये मसले आए ICJ में या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, तो जो वहाँ नॉन स्टेट एक्टर थे उनके जो इक़दामात हैं उसका भी अदालतों ने जायज़ा लिया, जिक्र किया और उसको भी बेसिस बनाया अपने फैसलों का। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जनूबी अफ्रीका की तरफ से जो मुकदमा इसराइल पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को लेकर दायर किया गया है, उसकी समाअत का आज दूसरा दिन जारी है। लेडन यूनिवर्सिटी में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की प्रोफेसर लरीसा वैन डेन हेरिक कहती हैं कि नस्ल कुशी का इल्ज़ाम साबित करना मुश्किल होता है। जनूबी अफ्रीका ने मुतअद्दिद दलाइल दिए हैं। पहली दलील वो ये देता है कि इसराइल इस वक्त नस्ल कुशी कर रहा है, लेकिन फिर वो दूसरी दलीलें भी पेश करता है, क्योंकि पहली दलील नामुमकिन तो नहीं लेकिन इससे साबित करना मुश्किल होगा। फिर जनूबी अफ्रीका का ये भी कहना है कि इसराइल नस्ल कुशी को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी कर रहा है और वहाँ पर गुंजाइश कम है, क्योंकि वहाँ आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि नस्ल कुशी हो रही है, बल्कि ये कि वहाँ नस्ल कुशी का हकीकी खतरा मौजूद है और ये कि तशद्दुद में जो इजाफा हम देख रहे हैं वो नस्ल कुशी का बाइस बन सकता है। फिर जनूबी अफ्रीका ये दलील भी दे रहा है कि नस्ल कुशी के लिए उकसाया गया है और इससे मुराद इंतहा पसंदाना बयानात हैं जो इसराइल के कई रहनुमाओं, सियासी रहनुमाओं, फौजी रहनुमाओं ने दिए हैं। इसका ये भी दावा है कि इसराइल नस्ल कुशी की कार्रवाइयों को सज़ा देने के लिए या नस्ल कुशी के लिए उकसाने पर काफ़ी इक़दामात नहीं कर रहा। देखिए, इम्कान है कि इसराइल अपने दिफा के हक को उठाए, जैसा कि वो शुरू से कह रहा है। इस पर कानूनी बहस हो रही है कि क्या वाकई इसराइल को इस सूरत हाल में अपने दिफा का हक हासिल है। 2004 की वॉल एडवाइजरी राय में अदालत ने फैसला दिया था कि अपने दिफा का हक वहाँ काबिल इतलाक नहीं था, लिहाजा इस पर बहस होगी कि आया इसराइल को वाकई अपने दिफा का हक हासिल है। लेकिन अगर इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है तो भी ये शराइत के बगैर नहीं। लिहाजा यहाँ तक कि अगर अदालत इस दलील को मानती भी है, जिसका इम्कान नहीं, तब भी ये उन तमाम दावों को मुस्तरद करने के लिए काफ़ी नहीं है जो जनूबी अफ्रीका कर रहा है। तनाज़े के फरीक़ैन पर बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसलों को मानना दर हकीकत लाजिम है और अगर उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है तो सलामती कौंसिल इनको नाफिज करने के तरीके के बारे में सिफारिशात देने के लिए इक़दाम कर सकती है और ये जनरल असेंबली के लिए भी एक किरदार हो सकता है। ये हकीकत कि इसराइल भी अदालत के सामने पेश हो रहा है, इससे जाहिर होता है कि वो ICJ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं करेगा। उसे दुनिया को दिखाने की कोशिश करने में दिलचस्पी है कि वो बैनुल अक़वामी कानून की तामील करना चाहता है, वो बैनुल अक़वामी अदालती निज़ाम में हिस्सा लेना चाहता है। और जनूबी अफ्रीका के दरअसल फ़लस्तीनियों के साथ काफ़ी तवील ताल्लुकात हैं और ये अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दौर की बात है। ये दोनों आज़ाद कराने की तहरीकें हैं और इसलिए उनके ताल्लुकात हैं और ये आज तक जारी हैं, क्योंकि जनूबी अफ्रीकी फ़लस्तीनियों को भी नस्ल परस्ती के शिकार के तौर पर देखते हैं, जो यकीनन एक ऐसा मौक़िफ़ है जिसे वो तस्लीम करते हैं।
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اپنا خیال رکھیے، اور دنیا بھر کی اہم معلومات اور خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اس کے ساتھ ہی محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. ہیو اے گڈ ویکینڈ. خدا حافظ.